स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा लैग्रेंज पॉइंट्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, अंतरिक्ष में वे स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बल और किसी पिंड की कक्षीय गति एक दूसरे को संतुलित करते हैं। बी, पृथ्वी पर वे बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होते हैं। सी, आकाशगंगा में विशिष्ट स्थान जहां तारे उत्पन्न होते हैं। डी, वह स्थान जहां से क्षुद्रग्रह बेल्ट शुरू होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में वे स्थान हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे द्विपिंड तंत्र के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के बढ़े हुए क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण बल और किसी पिंड की कक्षीय गति एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है ताकि वे न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थान पर बने रहें। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। 2, यह संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों दोनों पर लागू होता है। 3, इस कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों को उसी सदन में किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने की अनुमति है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दल बदल विरोधी कानून, इसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। अतः कथन 1 सही है। यह संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों दोनों पर लागू होता है। अतः कथन 2 सही है। दल बदल विरोधी कानून संसद सदस्यों या विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है। कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों को उसी सदन में सीट के लिए किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने की अनुमति है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ समूह के सदस्य हैं? 1 इंडोनेशिया, 2 बांग्लादेश, 3 मलेशिया, 4 भूटान। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ या आसियान। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना एशिया प्रशांत के उत्तर औपनिवेशिक राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आसियान के सदस्य राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निजी सदस्यों के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इन्हें संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है जो मंत्री नहीं होते हैं, जिससे उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून या संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति मिलती है। 2, सांसदों को कम से कम 1 महीने के नोटिस के साथ इन विधेयकों का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करना चाहिए। 3, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 45 वर्षों में राज्यसभा द्वारा पारित किया जाने वाला पहला निजी विधेयक था। हालांकि यह लोकसभा में बिना चर्चा के ही समाप्त हो गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निजी सदस्यों के विधेयक, वे सांसद जो मंत्री नहीं होते ऐसे गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विधेयक होते हैं जो उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून या संशोधन पेश करने की अनुमति देते हैं। अतः कथन 1 सही है। सांसदों को इन विधेयकों का मसौदा तैयार कर कम से कम 1 माह पूर्व सूचना के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। अतः कथन 2 सही है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2014 45 वर्षों में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया पहला गैर सरकारी विधेयक बना। हालांकि यह लोकसभा में बिना चर्चा के ही समाप्त हो गया। अतः कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न है, कृषक उत्पादक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, एफपीओ किसानों से बना एक उत्पादक संगठन है जिसके प्रचार प्रसार में लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ सहयोग करता है। 2, भारत में इसे केवल भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ। एफपीओ किसानों से बना एक उत्पादक संगठन है जिसके प्रचार में लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ सहयोग करता है, अतः कथन 1 सही है। भारत में एफपीओ को कंपनी अधिनियम 1956 और 2013, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाएगी? ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय रेल मंत्री ने विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन में भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना की घोषणा की। यह रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी और नवाचार के संयोजन पर केंद्रित प्रतिभा विकास केंद्र के रूप में कार्य करेगा, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। 2, यह नेपाल हिमालय की महालंगूर पर्वतमाला में स्थित है जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। 3, यह 4 नुकीली चोटियों वाले अपने नुकीली पिरामिड आकार के लिए प्रसिद्ध है तथा इसके आधार पर बरुड़ घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उपरोक्त वर्णन से सबसे अधिक मेल खाती है? ए माउंट मकालू, बी कंचनजंगा, सी लोहोत्से, डी चोओयू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए माउंट मकालू। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। माउंट मकालू नेपाल हिमालय की महालंगूर पर्वतमाला में स्थित है जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है तथा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है। माउंट एवरेस्ट के दक्षिण पूर्व में स्थित मकालू 4 नुकीली चोटियों वाले अपने आकर्षक पिरामिड आकार के लिए प्रसिद्ध है। माउंट मकालू मकालू बरुड़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है जहां से बरुड़ घाटी दिखाई देती है। मकालू में 2 प्रमुख सहायक चोटियां मकालू 1 और 2 भी हैं जो मुख्य शिखर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। माउंट मकालू पर पहली बार वर्ष 1955 में जीन फ्रैंको के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी अभियान के तहत चढ़ाई की गई थी, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, उचित एवं लाभकारी मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को भारत में किसानों से गन्ना खरीदना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। 2, यह गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। 3, इसका निर्माण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उचित एवं लाभकारी मूल्य या एफआरपी, यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को भारत में किसानों से गन्ना खरीदना कानूनी तौर पर अनिवार्य है, अतः कथन 1 सही है। एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट वर्ष 2012 पर आधारित है, अतः कथन 2 सही है। इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 कैवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र में शुरू हुआ, जिसमें आयुष क्षेत्र में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य आयुष को मुख्य धारा के स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है, अतः विकल्प ए सही है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ए, वे बंदरगाह जहां केवल घरेलू माल के लिए छोटे जहाज काम करते हैं। बी, वे बंदरगाह जहां बड़े जहाज आयातित कंटेनर उतारते या निर्यात के कंटेनर लादते हैं और जो अच्छे प्रकार से विकसित तथा गहरे जलग्रहण वाले होते हैं। सी, वे बंदरगाह जो केवल थोक माल जैसे कोयला और तेल का संचालन करते हैं। डी, वे बंदरगाह जहां केवल कंटेनरीकृत वस्तुओं की प्रोसेसिंग होती है लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।